हेलो और नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। देखो पहले जो मतलब सबसे पहले तो ये सुनो, ये 11th क्लास का वीडियो है, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को कहाँ तक करवाया था? मैंने आप लोगों को करवाया था लास्ट बार, मैंने आपको शायद रिलेशन करवाया था सीपी और सीवी के बीच में। मैंने पूरा ये करवा दिया था कि सीपी सीवी होता क्या है, और उसके बाद में मैंने आपको एक डेरिवेशन छुड़ाया था बीच में, एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन। मैंने बोला था ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप क्या नहीं कर लोगे, सीपी और सीवी में रिलेशन नहीं कर लोगे। तो आज सबसे पहले तो देखते हैं दोबारा से एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन, ठीक है। आप सुनो, अगर बात करें एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन की, तो अगर हिंदी में बोलें तो रुद्धोष्म अवस्था समीकरण। और अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में ये सुनो। देखो एडियाबैटिक क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर की एनर्जी ना बाहर जाए, बाहर से ना कोई एनर्जी अंदर आए, ठीक। मतलब उसके अंदर की एनर्जी क्या बनी रहे? कांस्टेंट बनी रहे, यानी उसके अंदर की एनर्जी में कोई चेंज ना आए, ठीक। तो वो वाला आपका जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडियाबैटिक स्टेट, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग एक डिराइव करेंगे, एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसको बोलेंगे एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन, ठीक है। जैसे आपने आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री के अंदर डिराइव कर रखी है, और भी बोटाइप की इक्वेशन है, जैसे आपने बर्नौली इक्वेशन डिराइव कर रखी है, वैसे ही एडियाबैटिक स्टेट जहाँ जहाँ आगे चैप्टर में आएगी वहाँ एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन का जिक्र होगा, ठीक। एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन वाला ये टॉपिक है, ये काफ़ी ज़रूरी भी है, डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखो हमें और चाहिए क्या, अगर रियलिटी देखो ना, इस नेचर के अंदर एक सारा जो मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, हम लोग साइंस से ये चाहते हैं, ठीक है। साइंस का मीन यही है, अगर आप इन जनरल, मतलब मेरे कहने का मीन ये है कि जैसे आप लास्ट जाके कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी थ्योरी को आप पढ़ोगे, लास्ट जाके आप यही रिजल्ट निकालोगे कि यार हमने इसलिए इसको किया ताकि हम कुछ एनर्जी कंजर्व कर सकें, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हो कोयला जला के, क्यों? ताकि उससे जो हीट मिले उसमें से कुछ पार्ट आप निकाल के उसको कन्वर्स करके इलेक्ट्रिसिटी बना सको और स्टोर कर सको, ठीक है। कहीं भी कर लो आप एनर्जी को सेव करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो, सेव हो, और हम एक अच्छी लाइफ की ओर, एक अच्छे साइंटिफिक डेवलपमेंट एग्रेशन की ओर मतलब आगे जाएं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखो एडियाबैटिक सिस्टम है वो काफ़ी ज़रूरी है। ये यहाँ तक ही ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको टिफ़िन का एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई आपका टिफ़िन होता है, जैसे मान लो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपका कोई टिफ़िन, कोई आपका थर्मस होता है, उसके अंदर अगर आप हीट वगैरह उसके अंदर रख देते हो तो वो बाहर नहीं निकलती, वैसा ही टाइप नहीं है, एडियाबैटिक हर जगह आएगा आपको, ठीक है। आप सोच के देखो, आप मान लो कोई ऐसा इंजन बना लो, एडियाबैटिक इंजन, ठीक है। मान लो आप एक ऐसा बाइक बना लो जिसके अंदर पेट्रोल है वो बिल्कुल भी उड़े ना, ठीक है, इवेपोरेट ना हो, तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले सकते हो। यानी कहीं भी अगर आप ऐसा सिस्टम डेवलप कर लो कि एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक है, या सिस्टम के अंदर की एनर्जी कंजर्व बनी रहे, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। आप काफ़ी अच्छा एक साइंटिफिक रिलेशन ले सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होया कि एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन हमें इसलिए पढ़नी है ताकि हम पता कर सकें कि एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एक चीज़ आप बताना, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें मैंने आपको गामा बता दिया था क्या? गामा क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं बताया तब तो सुन लो, गामा ऐसा एक साइन होता है, और सीपी और सीवी के जो डिवाइड है ना उसी को गामा बोलते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं मैंने बता दिया या नहीं बताया, 90% मेरे हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। अगर ना बताया हो तो याद रख लेना, सीपी और सीवी के रेशियो को ही क्या कहते हैं? गामा। हाँ, सीपी और सीवी में बता चुका हूँ, ठीक है, उनमें रिलेशन भी बता चुका हूँ। सीपी तो क्या होता है? Q बटे एन डेल्टा टी, और सीवी क्या होता है? डेल्टा U बटे एन डेल्टा टी। ये दोनों मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ, कर लोगे, ठीक है। अब सुनो आगे,
इसके अलावा अगर बात करें हमें पढ़नी है एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन। सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप ये बताओ मेरे को कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल क्या कहता है। देखो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी बॉडी को अगर एनर्जी देंगे Q तो वो होती है डेल्टा U प्लस में W, है ना। अगर सबका डेल्टा करेंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा W, ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर सबका डेल्टा करेंगे ना तो इसका डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, बट जब आप शायद BSc सेकेंड ईयर में है ये, वैसे मैं बोल भी रहा था आपको कि ये वीडियोज़ है मैं ये BSc सेकेंड ईयर के लिहाजा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 11th के लिहाजा नहीं पढ़ा रहा इतना, क्योंकि देखो आपका ये मान लो कि अगर आपका ये सिलेबस है ना, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है बस ये, ठीक है, तो आप आराम से इसके अंदर कवर अप हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये इतना वाला जो पोर्शन है ना ये आपको मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ में पक्का काम आएगा ही आएगा, ठीक है। हालांकि तो देखो एक चीज़ बताऊँ चलो मैं आपको, हाँ ये आपको अभी काम आएगा ये, ठीक है। मैं ज़रूर सेकेंड ईयर के हिसाब से करा रहा हूँ, लेकिन आपको ये अभी काम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस साल से जो बुक है ना वो चेंज हो रही है। पहले RBSc बोर्ड की बुक थी तो अब NCERT आ रही है। तो RBSc बोर्ड की जो बुक थी ना उसके अंदर न्यूमेरिकल थे, वो होट्स न्यूमेरिकल नहीं थे, ठीक है। होट्स का मीन होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, मतलब काफ़ी ऊंची सोच, ठीक है। ऐसा है एक कॉन्सेप्ट है अभी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो NCERT है ना, NCERT अपन लोग जो स्कूल में करवाते हैं ना NCERT की एक ही बुक करवाते हैं। जैसे मान लो आप लोग चौथी पाँचवीं में साइंस की बुक लेके आते हो, वैसे बच्चे फिजिक्स की बुक लेके आ जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो NCERT है उसकी ये एक ही बुक करवाते हैं हम लोग। जैसे फिजिक्स की बुक हो गई तो फिजिक्स की बुक तुम लोग ले गए, लेकिन रियलिटी में NCERT की 3-4 बुक है फिजिक्स की। एक तो NCERT, ठीक है, एक बुक है एग्जाम्पलर नाम की, अगर आपने कभी सुना हो तो एग्जाम्पलर, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आती है, इसका हिंदी वर्जन दोनों है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पलर की आपकी बुक है, ये आपको नहीं करवाते किसी भी स्कूल में कहीं भी, इवन हम भी नहीं करवाते, ठीक है। तो जो आपके होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे नीट हो गया, IT हो गया, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आते हैं। एग्जाम्पलर है ना, एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। एग्जाम्पलर से भी थोड़ा सा एक कट वो मान लो आप, उतना कुछ लेवल रहता है आपके नीट का, ठीक है। IT का लेवल तो मुझे उतना नहीं पता, इस साल का नहीं पता, क्योंकि देखो अब की बार का पेपर अब तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो ना मैंने सोल्व करके देखा, पेपर हुआ ही नहीं, ठीक है। और पिछले वाला था वो भी मैंने ढंग से अब की बार सोल्व नहीं किया, ठीक है, वो आधा 20 में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उतना, तो इतना नहीं पता। बट नीट का मैंने देखा था, एग्जाम्पलर से थे उसमें लगभग 50 या 60% क्वेश्चन। ये मत मानो एग्जाम्पलर अगर कर लेते हो तो ये तो 90 है, ठीक है। बायो वाले तो एकदम मतलब उनकी तो फिजिक्स यहाँ से क्लियर है अगर ये दो कर ले। एक बुक पहले आती थी NCERT की, काफ़ी पहले 2001-2 में, और उस टाइम भी पता नहीं क्यों बट इस बुक को कोई जानता भी नहीं था, रियलिटी है ये, ठीक है। एक बुक थी स्विम विद द शार्क्स, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन थे ना वो आज IIT लेता है, ठीक है, लगभग काफ़ी बड़ी बुक थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 बुक्स थी, ठीक है। तो अभी ये देखो कि ये आपका जो इतना है ना, ये इतना आपके सिलेबस में है। कल को आपका हाफ ईयरली होगा, SA1 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें ये पूछेंगे आपसे। बट IT वगैरह आप जाओगे ना तो उसमें ये पूरा आता है ये लेवल, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। आप काफ़ी एडवांस लेवल पे जा रहे हो, मतलब थोड़ा सा अगर आपको पढ़ने में हार्ड लगे तो लगेगा हार्ड, ठीक है, क्योंकि चीज़ें हैं हार्ड ये। अब आगे देखते हैं इसको। हाँ,
तो बात कर रहे थे एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन की, और एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन में मैंने आपको बोला था कि भी बताओ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल है वो होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में W। उसके बाद डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा W किया, तो यहाँ डेल्टा का स्क्वायर होना चाहिए। बट आप ये सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ोगे कि डेल्टा यू होता है ना, वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। दो टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, एक तो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एक होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इतना डीपली मत जाओ, मैं बताऊंगा तुम्हें, उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। या इसी के अंदर कोई लास्ट में वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। 3-4 टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, एक तो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एक होता है क्रूशियल डिफरेंशिएशन। ऐसे करके 5 से होते हैं, तो वहाँ मैं अगर करवा दूँगा, ठीक है। अब ये सुनो, मैं ये बोल रहा था आप लोगों को, इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर यू कुछ नहीं होता, डेल्टा यू का डेल्टा लेते हैं तो डेल्टा यू ही रहता है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट क्या रहती है? कंजर्व रहती है, यानी ना तो सिस्टम के अंदर हीट आती और ना सिस्टम से हीट बाहर जाती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना सिस्टम के अंदर हीट आती, ना सिस्टम से बाहर हीट जाती, यानी हीट का ट्रांसफ़र होता ही नहीं। अगर हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो क्या हीट में चेंज आएगा? नहीं आएगा। मान लो किसी सिस्टम के अंदर पहले 12 जूल हीट थी, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, 5 मिनट बाद आप उस सिस्टम को देखोगे तो क्या वो हीट है वो बदलेगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बदलेगी, 12 ही रहेगी। तो डेल्टा क्यू है, ये हीट में चेंज है, और अगर हीट में कुछ चेंज आया ही नहीं तो डेल्टा यू कितना हो गया? डेल्टा क्यू कितना हो गया? 0। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? पीडीवी पढ़ा है आपने, वर्क। और डेल्टा यू क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आप रट लो, सीपी तो आपका होता है डेल्टा क्यू बटे एन डेल्टा टी, है ना, बताया था। और सीवी आपका होता है डेल्टा यू बटे एन डेल्टा टी। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे रख दो, डेल्टा यू आपका होता है, हाँ, सीवी आपका होता है डेल्टा यू बटे एन डेल्टा टी। तो यहाँ से जो आपका डेल्टा यू है वो कितना आ गया? एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, डी टी, डेल टी, डेल टी, डेल टी, ये चारों एक ही है, ठीक है। तो मैं कौन सा ही कहीं देखो, जैसे यहाँ मैंने पी डी वी लिख दिया, तो आप इसको ये भी पढ़ सकते हो, पी डेल्टा वी, पी डेल वी, पी डी वी, पी डेल टी, ये चारों एक ही टाइप के सिंबल है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, जो चलो एक बार छोड़ो, हाँ ये चारों एक ही टाइप की सिंबल है। अब सुनो, यहाँ डेल्टा यू आपका क्या आ गया? यहाँ से एन सी वी डेल्टा टी। अब इसके अंदर रख दो ये दोनों, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो डेल्टा यू की जगह तो रख दोगे एन सी वी डेल्टा टी, और प्लस में डेल्टा डब्ल्यू की जगह रख दोगे पी डी वी, जो भी, ठीक है। आगे मैं इनको कर दूँगा, दोनों को डेल्टा कर लूँगा या दोनों को डी कहीं भी कर लूँगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आप एक चीज़ बताओ मुझे, ठीक है, मैं इसको यहीं तक छोड़ता हूँ, एक बार इसको यहीं तक करके छोड़ो। एक बार मुझे ये बताओ कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन आपकी होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट, ठीक है। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? देखो मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, 2x + 1 है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो तो आप क्या बोलोगे? 2, x का 1, 1 का 0, ठीक है।
यानी आपने x को छोड़ के बाकी सारी टर्म है उनको क्या ले लिया, 0, क्योंकि ये सारी टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जो चीज़ कांस्टेंट नहीं होती उसका डिफरेंशिएशन हमें लड़ पड़ के कैसे न कैसे करना पड़ता है। आई बात समझ में। एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ, आपको कोई ये बोल दे कि x sin x का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करोगे, x ऐसे का ऐसे, sin x का cos x, या फिर ऐसे करोगे sin x ऐसे का ऐसे, x का 1। आप इनमें से दोनों टाइप से ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ना तो x कांस्टेंट है और ना ही sin x कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऐसे का ऐसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी x ऐसे का ऐसे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos x ऐसे का sin x ऐसे का ऐसे, और x का डिफरेंशिएशन मैं दोबारा बोलता हूँ, फर्स्ट ऐसे का ऐसे x, sin x सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस सेकंड ऐसे का ऐसे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर, ठीक। अब सुनो आगे, हाँ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो p ऐसे का ऐसे, v का डिफरेंशिएशन dv प्लस v ऐसे का ऐसे, p का डिफरेंशिएशन dp। nr हमेशा कांस्टेंट होते हैं, हमेशा ही, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन dt। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, dt के वैल्यू निकाल दो, विजिएबल है ना, विजिएबल है। dt की वैल्यू यहाँ से क्या आई, p dv प्लस में v dp और बटे में nr, ठीक। क्लियर, दोबारा pv इज इक्वल टू nrt था, p ऐसे का ऐसे v का डिफरेंशिएशन dv प्लस v ऐसे का ऐसे p का डिफरेंशिएशन dp इज इक्वल टू nr ऐसे का ऐसे t का डिफरेंशिएशन dt। अब यहाँ देखो dt है उसकी वैल्यू निकाल दी, p dv प्लस v dp, ये nr इधर मल्टीप्लाई में था, ये बटे में आ गया। अब एक चीज़ सुनो, देखो अब एक चीज़ वही सुनना, मतलब जिसने या तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतने अच्छे से पढ़ रखा हो कि मेरा मतलब है, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको जो सबके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मतलब मैं कुछ वो वाला नहीं बताऊंगा एक्स्ट्रा कि मैंने आगे डेरिवेशन चला दिया और तुम लोगों, नहीं, मैं इसको थोड़ा सा एक तरीके से और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मैंने रियलिटी में कैसे निकाला, ये तो मैंने अपना एक शॉर्टकट बता रखा है कि p ऐसे का ऐसे, v का dv प्लस v ऐसे का ऐसे, p का dv होता है ऐसे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कई जन सुनना जिन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को इतना अच्छे से पढ़ रखा है कि कितना ही अच्छे से पढ़ रखा है, सुनो। तो बाकियों के अगर ना पल्ले पड़े तो मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँगा, तब देखना, ठीक है। सुनो, ये pv इज इक्वल टू nrt है ना, रियलिटी में मैंने इस पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो देखो p ऐसे का ऐसे, v का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv बटे dt प्लस v ऐसे का ऐसे, p का डिफरेंशिएशन dp बटे dt, nr का nr और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ठीक। तो यहाँ से p dv बटे dt प्लस में v dp बटे dt और इज इक्वल टू nr, है ना। dt को उधर ले जाओ तो p dv प्लस v dp इज इक्वल टू nr dt, भी ये ऐसे आया, ठीक है। तो आई होप जो काफ़ी अच्छे उन्नत किस्म के बच्चे हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन वगैरह के हैं, उनको ये थोड़ा सा अगर ओड लगे तो मैं पूरा लॉजिक बता चुका हूँ कि मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। ये p dv प्लस v dp nr dt कैसे आया, ये वाला टर्म रियलिटी में ऐसे आया, मैंने उस पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था। तो p ऐसे का ऐसे, v का dv बटे dt प्लस v ऐसे का ऐसे, p का dp बटे dt और nr ऐसे का ऐसे, t का t के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है।
आप भी समझ जाओगे कोई टाइम पर, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ देखो पढ़ने से नहीं होता, आपकी टाइम के साथ आपकी IQ, आपकी बुद्धि भी डेवलप होती है। तो आज आपको ये चीज़ हार्ड लगेगी, इसीलिए तो देखो कई चीज़ें मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अगर आपको कोई अभी 3rd क्लास का पढ़े पूछे, ठीक है, 3rd या 2nd क्लास का अगर आपको कोई सवाल पूछे, आपको वो इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका IQ लेवल इतना अच्छा है कि आप उस चीज़ को कैचअप कर पाओगे, ठीक है। बट क्या आपको वो 2nd क्लास में अच्छा लगा था? नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, 9th 10th का सिलेबस है वो आपको हमेशा ही हार्ड लगेगा, ठीक है। बुक में से 10 क्वेश्चन आप कभी भी छोड़ दोगे, कब भी करना चाहिए उनको, ठीक है, लाइफ में कभी भी आराम से। एक मतलब टीचर है उनकी तो अलग बात है, क्योंकि उनका वो लगता रहता है, ठीक है, बट आप छोड़ दोगे, ठीक है। और यही चीज़ को कैच करके जो जितने भी होते हैं ना आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैं ये नहीं बोल रहा नीट वगैरह JEE इनकी बात नहीं कर रहा, जैसे UPSC ले लो, ठीक है, मतलब आपका CSET का एग्ज़ाम होता है UPSC के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप देखो तो उसके अंदर CSET के अंदर है ना 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ ये चीज़ भी चेक होती है कि इसने पढ़ा कितना है 9th 10th में, ठीक है। या देखो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 9th 10th में पढ़ा हो, आप उस चीज़ को आगे जाकर रिकवर कर लो, बट क्या रिकवर किया है आपने कभी, उसे रिकॉल किया है मेरा मतलब, तो वो जो लोग हैं वो ये चेक करते हैं, है ना। चलो एनीवे, अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया, DT क्या क्या हुआ, PDV + VDP बाय में NR। ओके, चलो देखो आगे, ठीक है। अब इसके अंदर सुनो, मैं DT की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो NCV, DT की जगह मैंने क्या रख दिया, DT की जगह मैंने रख दिया PDV + VDP और बाय में NR। ओके, ठीक है। और NCVDT प्लस में PDV और इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। N से N कैंसिल, पक्का, ठीक है। पूरी इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई करवा दो, तो एकदम इंग्लिश मीडियम के बच्चों पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, R से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ तो R कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा CV PDV + VDP और यहाँ बचेगा RPDV और इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। एक चीज़ देखो, इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर PDV कॉमन है ना, ठीक है। तो PDV कॉमन ले लो, यहाँ आपका क्या बचा CV, यहाँ आपका क्या बचा R, और प्लस में देखो एक चीज़ अब सुनो, आपने यहाँ से PDV को कॉमन लिया तो CV यहाँ बच गया, बट एक चीज़ दो, क्या ये CV दोनों के मल्टीप्लाई में नहीं है ना, तो इसका मतलब अगला स्टेप आएगा CVVDP, ठीक है। अच्छे से इसको करके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर लो, CVPDV + CVVDP प्लस में RPDV बराबर में 0। अब CVPDV + CVVDP, इसमें से और इसमें से PDV कॉमन ले लो तो CV + R और ये CVVDP। बाकी करके देखना, इसमें से चलो मैं बता ही देता हूँ, अरे बताना पड़ेगा क्या, देखो इसको कर लेना CVPDV + CVVDP + RPDV बराबर में 0। अब यहाँ से PDV और यहाँ से PDV कॉमन ले लेना, तो PDV कॉमन आ गया, CV प्लस में R बच गया और यहाँ CVVDP बराबर में 0। क्लियर, ठीक है। अब सुनो, हाँ ठीक है, इस वीडियो से पहले एक 15 नंबर वीडियो है, आपने देखा होगा, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। उसमें लास्ट में रिलेशन निकाल के आए हैं CP - CV = R। तो वहाँ से, ठीक है, CV + R किसके इक्वल आया, CP के, ठीक है। कहाँ से,
15 नंबर वीडियो से। क्लियर? ठीक है, यहाँ CV प्लस आर की जगह CP रख दो। चलो जितना हो रहा है उतना तो देखो। CV प्लस आर की जगह CP रख दो, CP PdV प्लस में CV VdP और इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? एक मिनट देखने दो मेरे को, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? ठीक है, शायद तक अब तक तो दिख रहा है तुम लोगों को, है ना? ओके, हाँ अब सुनो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ध्यान से देखना भी, डेरिवेशन पूरा नंबर 4 का आएगा ये एग्जाम में, ठीक है? तो अगर आप इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो देखो, इंटीग्रेट नहीं करना पहले, सॉरी, मैंने खुद ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ तक तो समझ गए तुम लोग, है ना? यहाँ तक तो समझ गए तुम लोग। पहले पूरी इक्वेशन को CV PV से डिवाइड कर दो, ये याद रखना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को CV PV से डिवाइड करने पर, ठीक है? अगर पूरी इक्वेशन को CV PV से डिवाइड करोगे तो यहीं लिख देते हैं ना, कर लेना ये वीडियो पॉज करके और उतार लेना ये, ठीक है? 2-4 बार इस डेरिवेशन को निकालना, नोटबुक वगैरह में आ जाएगा तुम्हें ये, ठीक है? हाँ, पूरी इक्वेशन को CV PV से डिवाइड कर दो तो CP PdV बाय में CV PV प्लस में CV VdP और बटे में CV PV, और 0 में तो चाहे कुछ कर लो, वो तो 0 है, शून्य, ठीक है? अब सुनो, P से P कैंसिल, CP बटे CV गामा होता है, ठीक है? dV बटे V प्लस CV V dP बाय में P और इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है? तो देखो, गामा तो बाहर आ गया, dV बटे V का इंटीग्रेशन होता है log V और dP बटे P का इंटीग्रेशन होता है log P, ठीक है? और इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन होता है कोई न कोई कांस्टेंट, है ना? अब एक चीज आपको पता है, हाँ, A log B इज इक्वल टू log B की पावर A, यानी log में अगर यहाँ कोई चीज लगी हुई है तो वो ऊपर टंके आ जाती है। कभी पढ़ा है ऐसा? नहीं पढ़ा है तो ऐसा पढ़ा है आपने ऐसा, ठीक है? ज़रूर पढ़ा है, क्योंकि अभी 10 सेकंड पहले मैंने पढ़ाया है। अब सुनो, ये गामा है, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो log E V की पावर गामा प्लस में log E P और इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे देखो, नहीं भी मार्कर बोर्ड ही यूज़ करेंगे, स्पेस बहुत ज़्यादा कवर अप होता है। देखो इतना बड़ा बोर्ड है तो भी 3-4 बार साफ कर दिया है ना। देखो अब देखो, एक आपने फॉर्मूला और पढ़ा होगा, log A प्लस log B इज इक्वल टू log AB। तो उस फॉर्मूले से, जो कि आपने कभी पढ़ा होगा, log A, ये वाला सिस्टम, ये देखो, ये log A, ये log B, या फिर ये A,
ये b, तो log a प्लस log b log ab, यानी log p, एक तो p और एक v की पावर गामा, और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, ठीक है, दोनों तरफ एंटी